नमस्कार दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल एबीसी क्लासेस में। हम लोगों ने ऑस्मोसिस तक देखा था लास्ट क्लास में हम लोगों ने कहाँ तक देखा था? ऑस्मोसिस तक देखा था। आज हम लोग आगे की चर्चा करेंगे। आगे हम लोग सेल वॉल के बारे में चर्चा कर ही रहे थे। तो सेल वॉल के बारे में हमने जाना था कि जो सेल वॉल होता है वो प्लांट सेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? प्लांट सेल में पाया जाता है। ये एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है। ठीक है। इसका फंक्शन क्या था? ये प्लांट सेल को क्या प्रोवाइड कराता है? सपोर्ट प्रोवाइड कराता है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। उसके बाद हमने यह भी जाना था कि जो सेल वॉल होता है वो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से बना होता है और ये जो दोनों चीज है ये सेल्यूलोज फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? सेल्यूलोज फॉर्म करते हैं। तो सेल्यूलोज के बारे में हमने जाना था कि सेल्यूलोज क्या होता है। सेल्यूलोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का ही एक फॉर्म है। उसके बाद हम लोग ने देखा था कि प्लांट सेल जो होता है वो सेल्यूलोज का बना हुआ होता है। ठीक। और टफ कार्बोहाइड्रेट सेल्यूलोज क्या है बोला था मैंने अभी आपको कि सेल्यूलोज जो है एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है। कैसा कार्बोहाइड्रेट है? टफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। present in many organisms including plant, algae, fungi and many prokaryotes। यानी सिर्फ प्लांट सेल में ही नहीं पाया जाता, प्लांट सेल में ही नहीं पाया जाता सिर्फ, और कहाँ कहाँ पाया जाता है? प्लांट सेल के अतिरिक्त ये कहाँ पाया जाता है? एल्गी में भी पाया जाता है। ठीक है। किसमें पाया जाता है? एल्गी में पाया जाता है, फंगी में पाया जाता है और दूसरे प्रोकैरियोट्स में भी ये पाया जाता है। ठीक है। तो इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते न्यूक्लियस के बारे में जानते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ द सेल भी कहा जाता है। न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है? ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये जो ऑर्गेनल है ये क्या होता है? ये डबल लेयर बाउंडेड होता है। इसके चारों तरफ क्या होता है? डबल लेयर होता है। ये देख रहे ना, ये जो चीज है ये वाला लेयर है एक, और ये अंदर वाला एक दूसरा लेयर। इस तरह से ये चारों तरफ ऐसे ऐसे डबल लेयर्स से घिरा हुआ रहता है। ठीक है। जिसके बीच में क्या रहता है? ये छेद रहता है। क्या है ये? यहाँ पे देख रहे हैं ये छेद है। ये जो छेद देख रहे हैं आप, यहाँ पे है, ये यहाँ पे भी एक छेद है, ये यहाँ पे भी छेद है, ये यहाँ पे भी कट है, यहाँ पे भी कट है। तो इनको क्या बोला जाता है? इनको न्यूक्लियर पोर बोला जाता है। ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम लोग? कंट्रोल सेंटर बोलते हैं सेल का। और इसी में क्या पाया जाता है? इसी में डीएनए पाया जाता है। ठीक। और डीएनए को क्या कहा जाता है? डीएनए को जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है। ठीक है। और डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। ठीक है। अब इसी के भीतर क्या पाया जाता है? इसी के भीतर न्यूक्लियोल्स पाया जाता है। ये जो डार्क एरिया दिख रहा है ना आपको, ये न्यूक्लियोल्स होता है। ठीक है। और ये जो आपको पतले पतले धागे जैसे संरचना दिख रहे हैं इसको क्या बोला जाता है? इसको क्रोमैटिन बोला जाता है। ठीक है। क्रोमैटिन ही जब सेल डिवीजन हो रहा होता है तो ये क्या हो जाता है? मोटा हो जाता है और रॉड शेप का हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसी को क्रोमोसोम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? क्रोमोसोम बोला जाता है। ठीक है। और हम जानते हैं हर एक जीव में, खास करके जो यूकैरियोटिक एनिमल्स होते हैं उनमें जो क्रोमोसोम पाया जाता है वो किस में पाया जाता है? पेयर्स में पाया जाता है। ठीक है। यहाँ तक हमने देखा था। अब आगे एक बार कंपैरिजन करते हैं कि जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं उनकी कोशिकाएं और जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनकी कोशिका में जो न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं ये ऊपर वाला जो तस्वीर है ये यूकैरियोटिक सेल का एक तस्वीर है, और नीचे वाला जो ये तस्वीर है ये जो है प्रोकैरियोटिक सेल का एक तस्वीर है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको हर चीज वेल डिफाइंड दिख रहा होगा। देख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया है उसका एक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियोल्स है तो उसका एक स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस है तो उसका एक स्ट्रक्चर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसका एक स्ट्रक्चर है,
राइबोसोम्स है तो उनका एक स्ट्रक्चर है, लेकिन यहाँ पे कोई वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर नहीं है। सब चीज एक ही जगह क्या हुआ है, फैला हुआ है। सभी चीज क्या है, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, सब एक दूसरे से क्या हुए हैं, मिले हुए हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उसमें जो न्यूक्लियोइड होता है, ठीक है, वो किसी मेम्ब्रेन से घिरा हुआ नहीं रहता, वो साइटोप्लाज्म में ही मौजूद रहता है, ठीक है। ओके, तो ये डिफरेंसेस हैं इन दोनों सेल्स में। क्या डिफरेंस है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वो वेल डेवलप्ड नहीं होते हैं, उनके जो ऑर्गेनल्स होते हैं वो मेम्ब्रेन से घिरे हुए नहीं होते हैं, ठीक है। और उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग साइटोप्लाज्म को जानते हैं कि जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या होता है। अच्छा, साइटोप्लाज्म जो है एरिया बिटवीन सेल मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस कंटेन ऑर्गेनल्स, है ना। साइटोप्लाज्म मतलब ये जो सेल मेम्ब्रेन है और ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके बीच में जो ये आपको लिक्विड दिख रहा है यहाँ पे, ये जो लिक्विड दिख रहा है, ये जो लिक्विड है पूरा का पूरा, ये सारा का सारा जो लिक्विड है, ये सारा का सारा जो लिक्विड है, ये सारा का सारा जो लिक्विड है, ये सारा का सारा जहाँ आपको क्या मौजूद है, जहाँ जो सेल ऑर्गेनल्स मौजूद हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है, साइटोप्लाज्म कहा जाता है, ठीक है। तो ये चीज है यहाँ पे। आगे आगे ये जो साइटोप्लाज्म होता है वो क्या चीज का बना रहता है, साइटोप्लाज्म में क्या भरा हुआ रहता है, साइटोसोल भरा हुआ रहता है, जो जिलेटिन लाइक एक्वस साइट, जिलेटिन के जैसा है। जिलेटिन मतलब समझते हैं, जेली लाइक, ठीक है। और इसमें कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं, सॉल्ट है और बहुत सारे मिनरल्स हैं और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से मिलकर ये बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये है मेरा साइटोप्लाज्म हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जानते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल न्यूक्लियस को सेल मेम्ब्रेन से जोड़ने का काम करता है। ये आपको यहाँ पे न्यूक्लियस दिख रहा है और यहाँ नीचे के साइड यहाँ पे क्या रहता है, यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन रहता है। तो न्यूक्लियस को किससे जोड़ने का काम करता है, सेल मेम्ब्रेन से जोड़ने का काम करता है, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो दो तरह का होता है, एक रफ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। रफ क्यों होता है, क्योंकि इस पे क्या पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से इसको रफ ईआर बोलते हैं। और जिसपे राइबोसोम नहीं पाया जाता है उसको क्या बोला जाता है, स्मूथ ईआर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, स्मूथ ईआर बोला जाता है, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। गोल्जी अपरेटस क्या होता है, गोल्जी अपरेटस जो है, गोल्जी अपरेटस, तो गोल्जी अपरेटस के बारे में जानते हैं। तो गोल्जी अपरेटस जो है वो एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन वो वेसिकल्स होते हैं। क्या होते हैं, ट्रांसपोर्टेशन वेसिकल्स होते हैं। जो भी चीज एंडोप्लाज्मिक, और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही इसका निर्माण होता है। गोल्जी अपरेटस का निर्माण किससे होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही इसका निर्माण होता है। कौन से वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से इसका निर्माण होता है, तो जो स्मूथ वाला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसी से किसका निर्माण होता है, गोल्जी अपरेटस का निर्माण होता है। अब यहाँ जो चीजें सिंथेसाइज होती हैं वो कहाँ होता है, ट्रांसफर, यहाँ पे ट्रांसफर होता है। अब इस गोल्जी अपरेटस में ये जो आपको दिख रहे हैं सेक्रेटरी वेसिकल्स जो दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो ट्रांस फेस है, ये जो सिस फेस है, ये वाला हिस्सा क्या है, ये वाला हिस्सा जो है यहां से चीजें क्या होती हैं, सॉरी, सिस वाले हिस्से से चीजें प्रवेश करती हैं और इस वाले हिस्से से चीजें क्या होती है, बाहर की तरफ रिलीज होती है। ये हिस्सा जो होता है ये किससे जुड़ा रहता है, ये स्मूथ ईआर से जुड़ा रहता है, ठीक है। स्मूथ ईआर से ये चीजों को प्राप्त करता है, फिर उससे को सेल के विभिन्न ऑर्गेनल्स में, सेल के विभिन्न भागों में उसको क्या करता है, तो ट्रांसफर करता है। तो ये सारी चीजें थी, है ना। आगे फिर हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप मेरे चैनल को इस तरह से ही सपोर्ट करते रहें। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।